नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे कैसे दलहनी फसलों से हमारी पर्यावरण की रक्षा होती है। कहने का मतलब है दलहनी फसलों का उपज करने से कैसे ये हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करता है और कैसे हमारी मिट्टी की भी सुधार करता है। या हम ये भी चीज देखेंगे कि कैसे दलहनी फसलों हमारे जो भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रॉब्लम है उनसे भी ये मतलब राहत दिलाते हैं। चलिए हम देखते हैं। दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण एवं मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मृदा मतलब मिट्टी। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तापमान कहने का मतलब है जो दिन पर दिन हमारे धरती की सतह के तापमान जो बढ़ रही है वो चीजें, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी आदि से जूझ रही है। इसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है, कृषि उत्पादन में कमी आ जा रही है और उनके गुणवत्ता में भी दिनों दिनों कमी आ रही है। ठीक है, इन सभी समस्याओं के समाधान में ये दलहनी फसलें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, दलहन फसल उत्पादन मृदा उर्वरता बनाए रखने की अपनी सहजता क्षमता के कारण टिकाऊ खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, कहने का मतलब है ये दलहनी फसल जो होते हैं इनका अगर हम उत्पाद करें तो मिट्टी की फर्टिलिटी क्षमता भी मतलब क्वालिटी जो भी फर्टिलिटी है उसको बनाए रखती है। ठीक है, उस मिट्टी की क्वालिटी भी बनाए रखती है, उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करती है और नाइट्रोजन की क्षमता तो इंक्रीज करती ही है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हम आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण एवं मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जाता है या कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 5000 से अधिक वर्षों से मानव दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं। ये फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल एवं उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कहने का मतलब है दलहनी फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला देश पूरी दुनिया में भारत है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं, दैट इज पॉपुलर हैं। अधिकांश किसानों को इनके पर्यावरणीय एवं मृदा उर्वरा शक्ति के लाभ के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। जलवायु परिवर्तन को वैश्विक तपन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ पृथ्वी की सतह के तापमान में औसत वृद्धि का होना है। ठीक है, इसका मुख्य कारण मानव की गतिविधियों से वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक एक्सक्रीशन होना है, दैट इज उत्सर्जन होना है। वातावरण में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ज्यादा सौर ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, जो भी सोलर एनर्जी है वो अवशोषित होती है। ठीक है, तथा यह उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, दैट इज हीट में परिवर्तित हो जाती है। इसे हरित गृह प्रभाव भी कह सकते हैं, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन कृषि विकास में बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ठीक है, और इस जलवायु परिवर्तन के कारण कैसे ये कृषि के लिए बहुत बड़ा चुनौती बन गया है या इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं कृषि पे और हम कैसे इन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इससे पहले 1-2 वीडियो बना चुका हूं, मैं उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती बन गया है जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए और भविष्य में खाद्य उत्पादन को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। ठीक है, वास्तव में पिछले दशक में जलवायु विषमताएं जैसे कि वर्षा के समय व स्थान में परिवर्तन, सूखा व बाढ़ इत्यादि घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। आधुनिक कृषि प्रणाली में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। कहने का मतलब है जो भी मतलब आजकल मॉडर्न तरीके से जो भी खेती हो रही है उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अंधाधुंध प्रयोग इसका हो रहा है, जिससे हो क्या रहा है, हमारी जो मिट्टी है उनकी स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, उनके फर्टिलिटी में भी गिरावट आ रही है, उनकी पैदावार क्षमता में भी गिरावट आ रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मृदा के पोषक तत्वों एवं गुणवत्ता की जांच की जाती है। इससे किसान पता लगा सकते हैं कि उनके खेत की मिट्टी की पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इससे किसानों द्वारा उचित पोषक तत्व प्रबंधन करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ मृदा उर्वरता एवं स्वास्थ्य को बरकरार रखा जा सकता है।
तो जैसे मैंने हेडिंग में शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दलहनी फसलें कैसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चीज, दलहनी फसलों का योगदान मृदा में नाइट्रोजन। कहने का मतलब है हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को ये बहुत हद तक पूरा करता है, मतलब बहुत ही अच्छी मात्रा में जो भी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है इसको पूरी करता है दलहनी फसल। तो चलिए हम देखते हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में, कहने का मतलब है रूट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थितिकरण करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप अपने लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे, जैसे 7-8 क्लास में। तो ये कैसे बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है, आप वहां भी आप पढ़े होंगे, और यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये क्या करता है, इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थितिकरण करता है, ठीक है। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरी कर देते हैं। तो इसलिए इन फसलों को, दलहनी फसलों को पैदावार करने के लिए, उसकी उपज करने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता की कम पड़ती है, मतलब उसकी आवश्यकता हमें कम पड़ती है नाइट्रोजन की। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा के प्रयोग को कम कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है नीचे कि दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थितिकरण, मतलब कितने कितने अमाउंट में कौन कौन से दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थितिकरण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। चलिए हम नीचे देखते हैं, मृदा के कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि। ये दलहनी फसलें एक और काम करते हैं, मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि कर देते हैं, मिट्टी की कार्बनिक पदार्थों में ये वृद्धि करते हैं, ठीक है। मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता, मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है। दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन एवं नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण, ठीक है, ये सूक्ष्मजीवी द्वारा कम समय में आसानी से विघटित कर दिए जाते हैं, दैट इज डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। इसके कारण ये फसलें मृदा में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है, दलहनी फसलों के अवशेषों में, दैट इज जो बचे हुए भाग हैं, उसमें कार्बन एवं नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्मजीवी वाला, कहने का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन एवं नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण बेसिकली ये क्या होता है, ये सूक्ष्मजीवी द्वारा कम समय में आसानी से विघटित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये क्या होते हैं, आसानी से डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। इसके कारण ये फसलें मृदा में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में सहायक होती हैं। तो होता क्या है, इससे हमारे जो भी मिट्टी है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए मृदा रंध्रता में सुधार। अब ये कैसे दलहनी पौधे मृदा रंध्रता में सुधार करते हैं, चलिए हम देखते हैं। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6 से 8 फीट गहराई तक चली जाती हैं, ठीक है। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती हैं। गहरा जड़ तंत्र व केंचुओं के बिल मृदा रंध्रता में वृद्धि करके मृदा वायु संचार एवं जल परिसंचरण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो हम और देखते हैं नीचे, चलिए हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन और दलहन उत्पादन का महत्व क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। खदान फसलों की तुलना में दलहनी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है, जिससे लगभग 5 से 7 गुना कम हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है। कहने का मतलब है जो भी हम खाद्य फसलों का उपज करते हैं, पैदावार करते हैं, तो उसमें अगर हम ये दलहनी फसलों का उपज करते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें हमें उर्वरक दैट इज फर्टिलाइजर की आवश्यकता हमें कम पड़ती है, जिससे होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज का एक्सक्रेशन दैट इज उत्सर्जन बहुत कम होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट के लिए, वातावरण के लिए भी ये फायदेमंद है। तो हमारे वातावरण के भी एक तरह से सुरक्षा कर रहा है दलहनी पौधा। अब देखिए नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले कल कारखानों दैट इज जो भी इंडस्ट्रीज है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने वाले जो भी इंडस्ट्री है, उनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण को दूषित करती है। इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जबकि दलहनी फसलें प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके वैश्विक तापमान के प्रभाव को सीमित करती है, दैट इज लिमिट करती है।
दलहनों में बहुत ही कम अवधि में परिपक्व होने वाली उन्नत किस्मों के उपलब्ध होने की वजह से मौसम परिवर्तन की स्थिति में भी इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। दलहनों में अन्य फसलों की तुलना में विपरीत वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलता पाई जाती है। जब दलहनों का प्रयोग पशुओं के आहार के लिए किया जाता है तो उच्च प्रोटीन मात्रा की वजह से भोजन रूपांतरण अनुपात बढ़ जाता है। इससे जुगाली करने वाले पशुओं में मीथेन गैस का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। दलहनों की जड़ें मृदा में कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम व आयरन फॉस्फेट के रूप में बंधित फास्फोरस को घुलनशील फॉस्फेट आयनों में बदल देता है, ठीक है। इस प्रकार से ये फसलें फास्फोरस का अधिक दक्षता के साथ उपयोग करती हैं। दलहन मिट्टी में जल परिसंचरण की दर में सुधार करता है। इससे जल की धारण क्षमता बढ़ जाती है और सूखने से निपटने में सहायक मिलती है। जैसे कि आप देखते हैं कि बेसिकली गांव में जब भी लोग पटवन करते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं, पानी पटाते हैं अपने खेतों में, तो होता क्या है, लोग देखिएगा, आप बोलेंगे कि कल ही पटाया था, 2 दिन में पानी खत्म हो गया। तो इससे क्या है, इसका मतलब क्या है, उनकी मिट्टी में बेसिकली जल धारण करने की क्षमता नहीं है, उतनी नहीं है। तो ये दलहनी फसलें क्या करती हैं कि मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। कहने का मतलब है, जब हम पानी देंगे, सिंचाई करेंगे, तो पानी जल्दी नहीं सूखेगी, मिट्टी अधिक समय तक कुछ पानी को धारण करने की क्षमता उसमें रहेगी। तो ये दलहनी फसलें देखिए आप कितने फायदेमंद है कृषि के लिए। मांसाहारी प्रोटीन की तुलना में दालों की प्रोटीन पैदा करने में कम पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हम देखते हैं क्या हम लोग देख रहे थे, बेसिकली मृदा रंध्रता में सुधार कैसे करता है ये दलहनी पौधा। हम लोग यहाँ तक देखे, तो चलिए नीचे देखते हैं। अब हम देखेंगे बेसिकली दलहन का महत्व क्या है। दलहनी फसलें अपने बीज फलियों में बनाती हैं, ठीक है। जो भी दलहनी फसलें हैं अपने बीज फलियों में बनाती हैं, ठीक है। यह घास, अनाज एवं अन्य गैर फलियों वाली फसलों से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। इनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की मांग अन्य फसलों की तुलना में कम होती है। इनकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों के उपलब्ध करवाते हैं। इससे मृदा की फर्टिलिटी में भी वृद्धि होती है। दालों में 20 से 30% प्रोटीन पाए जाने की वजह से यह शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में आहारीय रेशे तथा आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाने की वजह से ये अनाजों के साथ साथ पोषण के रूप में परिपूरक होती है। अब देखिए, हम देखते हैं कैसे ये दलहनी फसलें पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण है, ठीक है। अब देखिए, फसल चक्र में उथले जड़ तंत्री वाली फसलें केवल मृदा की ऊपरी सतह से ही पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, जो भी फसल चक्र होता है, कहने का मतलब जब भी हम अलग अलग फसलें को उगाते हैं अलग अलग समय में, तो होता क्या है, उसमें जो उथले जड़ तंत्र वाली फसलें हैं, कहने का मतलब है वह फसल जो उनकी जड़ बहुत धरती के अंदर तक नहीं जाती है। तो क्या होता है, जो भी पोषक तत्व होती हैं उनको ऊपरी सतह से ही ग्रहण करती हैं, ठीक है, धरती के ऊपरी सतह से ही ग्रहण करती हैं। अधिकांश पोषक तत्वों की मात्रा पानी के साथ घुलकर मृदा की निचली सतह में चली जाती है। कहने का मतलब है मिट्टी के निचली वाली सतह में चली जाती है। इस कारण ये फसलें इनका उपयोग नहीं कर पाती हैं, ठीक है। गहरा जड़ तंत्र होने के कारण दलहनी फसलें इसको आसानी से ग्रहण करके ऊपरी मृदा में पोषक तत्वों का पूर्ण चक्रण करती है। कहने का मतलब है, फिर से सबसे जो निचली सतह पे, धरती के निचली सतह पे जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मतलब पदार्थ हैं, जो मिट्टी की ऊपरी सतह के फर्टिलिटी को बढ़ा सके, उनको फिर से सर्कुलेट कर देती हैं दलहनी पौधे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं मृदा संरचना में सुधार कैसे दलहनी पौधे मृदा संरचना में सुधार करके देखिए। हम देखते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गोंद की तरह मृदा कणों को स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है तथा मृदा जल संचयन में वृद्धि एवं मृदा अपरदन में कमी होता है। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन। कहने का मतलब है मिट्टी, जैसे होता है कि मिट्टी, कहीं की मिट्टी क्या होती है, बहुत ही भुरभुरी होती है, मतलब आसानी से अगर पानी अगर दिया जाए वहां पे तो वो दह कर चली जाती है, तो उस चीज को वे कमी करता है। कहने का मतलब मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता को प्रोवाइड करता है ये। मृदा पीएच में सुधार, ठीक है, मिट्टी की पीएच लेवल में सुधार करता है। और मिट्टी का पीएच लेवल एक सही होना, मतलब एक जो भी चाहिए पीएच लेवल वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अलग अलग फसलों के लिए मिट्टी का पीएच लेवल भी
उतना होना, मतलब उसके लिए वो उचित पीएच लेवल होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हेल्प करता है उनके उत्पादन क्षमता में बढ़ाने में। जब दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करती हैं, तब इस प्रक्रिया द्वारा मृदा में धनायनों की संख्या ऋणायनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की संख्या निगेटिव आयंस की अपेक्षा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पीएच लेवल कम हो जाता है। मृदा में सूक्ष्मजीवी विविधता, ठीक है, ये कैसे मृदा में सूक्ष्मजीवी की विविधता लाता है, दलहनी फसलें हम देखेंगे। खदान फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का, व ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज सूक्ष्मजीवी द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्मजीवी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, मतलब जितना हमें अपेक्षा होती है उससे ज्यादा होती है। अब देखिए कैसे दलहनी फसलें कीट या रोग से बचाव करते हैं फसल को। अचानक देखिए लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट एवं रोग का प्रकोप अधिक होने लगता है, ठीक है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट एवं रोग का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है, ठीक है। कीट व रोगों के रोग जनक को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट व रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है दलहनी पौधे क्या करती हैं, फसलों को कीट से रोग से बचाव करती हैं। कैसे करती हैं, देखिए हम बताते हैं कैसे, कि जो भी अनाज वाली फसलें हैं, कहने का मतलब है गेहूं, आपके धान हो गए, ठीक है, ये क्या होता है, इनमें लगने वाले जो भी कीट या रोग होते हैं, इनमें लगने वाले जो भी रोग करने वाले, मतलब इनमें लगने वाले जो भी रोग हैं या जिन कीटों की वजह से इनमें रोग होता है, ये बेसिकली दलहनी फसलों को उतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दलहनी फसलों का बीच में उपज करना क्या करता है, इनके साइकिल को तोड़ देता है। इससे क्या होता है, ये बेसिकली इन कीट व रोग से भी बचाव कर देते हैं फसलों का। अब देखिए हम देखेंगे कि दलहनी फसलों कैसे खरपतवार में नियंत्रण करते हैं। कुछ दलहनी फसलें जैसे मोट, मूंग, चावला एवं मूंगफली आवरण फसलों की श्रेणी में आती हैं। इस फसलों को अंतरसस्य प्रणाली में शामिल करने से खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास के लिए उचित मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसके फलस्वरूप खरपतवार प्रबंधन में भी मदद मिलती है। जल संरक्षण, कैसे जल संरक्षण में भी मदद करता है। सामान्यतः दलहनी फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती हैं, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो आज हमने देखा बेसिकली कैसे दलहनी फसलें हमारे पर्यावरण की रक्षा करती हैं, हमारी मिट्टी में सुधार करती हैं, चाहे उनका स्वास्थ्य हम देखें, चाहे नाइट्रोजन का लेवल देखें, चाहे खरपतवार का नियंत्रण देखें, चाहे अनाज में होने वाली जो भी रोग हैं, जिन कीटों से उनमें रोग होता है, उन कीट का नियंत्रण कैसे करती है, कंट्रोल कैसे करती है, उनसे बचाव करती है, वो हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें हैं तो हमने आज देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एग्रीकल्चर वीडियो सीरीज में, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वीडियो है हम और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।